इस वेबिनार का आयोजन श्यामलाल कॉलेज के खेल विभाग और IQAC कमेटी के साझे प्रयास में किया जा रहा है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन आज 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये खुशी और गर्व की बात है हमारे लिए कि आज हमारे बीच एक ऐसी ही और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व मौजूद हैं जो खुद अर्जुन अवार्डी हैं, उनके सुपुत्र श्री अशोक ध्यानचंद जी। बहुत स्वागत सर आपका। सब जानते ही हैं, फिर भी एक बार दोहरा दूं कि इस दिन को कैसे मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति भारतीय खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड दिए जाते हैं। और जो अच्छे कोच, बेहतरीन कोच थे, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार भारत में स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल दिवस न सिर्फ इस दिन को सेलिब्रेट करने के बारे में है, बल्कि खेल और खेल की भावना का जश्न मनाने के बारे में भी है। तमाम शिक्षण संस्थान और खेल संस्थान इस दिन को मनाते हैं। खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। आपको याद होगा पिछले साल फिट इंडिया की मुहिम भी इसी दिन शुरुआत की गई थी। और कोरोना के समय में तो दैहिक रूप से जो फिटनेस है वो कितनी जरूरी है और ज्यादा महसूस होने लगा है, जबकि हमारे पास हाथ पैर फैलाने को इन चार दीवारों के अलावा भी कुछ और नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि देश का युवा और बच्चा पढ़े, खेले और स्वस्थ रूप से बढ़े। जीतने के लिए खेलना और हार को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करना, ये रवैया न सिर्फ खेल में बल्कि जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है। और टीम भावना, जिसके बिना न घर चल सकते हैं, न संस्थान, न देश। हमारे फिजिकल एजुकेशन कमेटी के कन्वीनर श्री VS जग्गी पिछले कई सालों से अथक परिश्रम और समर्पण से प्राप्त सीमित संसाधनों का अधिकतम बेहतर इस्तेमाल करते हुए कॉलेज में खेलों की स्थिति और उत्तम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माइक पर उन्हें बुलाना चाहूंगी, श्री जग्गी जी, कि इस वेबिनार की शुरुआत करें। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आज पद्म भूषण और हमारे लेट मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर उनको सत नमन। जैसा कि सुजाता मैम ने आपको खेल दिवस के बारे में बता ही दिया है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे गणमान्य हमारे आज के चीफ स्पीकर हैं डॉक्टर श्री अशोक ध्यानचंद जी, जो कि ओलंपियन भी हैं, अर्जुन अवार्डी भी हैं और ध्यानचंद जी के सुपुत्र हैं। उनके मुख से हम बहुत कुछ सुनेंगे आज। और ये हमारे इस पैंडेमिक सिचुएशन का हमने थोड़ा सा फायदा उठाते हुए हमने ऑनलाइन जो इसको बनाने की कोशिश करी, और अशोक ध्यानचंद जी से हमने बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, क्योंकि आज के दिन उनके पास सभी मीडिया में सब जगह बहुत बिजी इनका शेड्यूल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी थे, उनका जन्म 1905 29 अगस्त आज ही के दिन इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था, और जिन्होंने की 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हमारे हिंदुस्तान को आजादी से पहले ही दिलवा दिए थे। 1928 में हॉलैंड में, 1932 में और 1936 में। बाकी बहुत डिटेल तो हमारे अशोक ध्यानचंद जी बताएंगे अपने मुख से ही, जो बिल्कुल लाइव उनको सब कुछ जैसा पता है। इनका जो खेल का एक पीरियड रहा है, 1921 से लेकर 1956 तक इन्होंने सर्विसेज के लिए खेला है। 1926 से लेकर 1948 तक इन्होंने इंडिया के लिए खेला है। और 2012 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से मनाया जा रहा है, जिस दिन की, जैसा सुजाता मैम ने बताया, कि सभी खेल पुरस्कार जो गणमान्य पुरस्कार हैं खिलाड़ियों के लिए अर्जुन अवार्ड, राजीव खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और कोचिस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सभी खेलों का जो पुरस्कार वितरण होता है आज के दिन राष्ट्रपति भवन से होता है और इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन सिर्फ हॉकी के लिए ही नहीं, बल्कि सभी खेलों को एक सम्मान देने के लिए, सभी खेलों के कोचिस को, सभी खेलों के खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए हमारे स्पोर्ट्स कमेटी की तरफ से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी हमारे बाकी लोग आए हैं, उन सबका स्वागत है। हमारे मीडिया फ्रेंड्स, हमारे प्रिंसिपल साहब और जो हमारे स्पोर्ट्स कमेटी के मेंबर रहे, उन्हीं का सबका यहाँ पे स्वागत भी है। और मैं इसके बाद
ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमारे मेन स्पीकर अशोक ध्यानचंद जी वो सब कुछ काज के बारे में बताएंगे, उनको सुनने के लिए हम सब तैयार बैठे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुजाता जी। बहुत शुक्रिया जग्गी जी। मैं IQAC की कन्वीनर डॉक्टर कुशा तिवारी को बुलाना चाहूंगी कि वे 2 शब्द कहें। Thank you, Sujata ji, and thank you, Jaggi ji, for organizing this very relevant webinar to commemorate the birth anniversary of Padma Bhushan Shri late Major Dhyan Chand ji. It's a very, very important day for our country, and it also is a day that inspires the youth of the country to take the sports forward. I must congratulate the sports committee for organizing this event. The sports committee of our college has always been very, very active. We've won so many awards in sports. We've had national level champions, international level champions from our college, all thanks to the efforts of the sports committee and the leadership of our principal, Professor Abhi Narayan Kar. I would like to thank the chief guest of the occasion for accepting our invitation to speak in this webinar, Shri Ashok Dhyanchand ji. Thank you for being with us. I'm sure we are going to learn a lot from your experiences and discussions. Thank you. Over to you, Sujata ji. शुक्रिया कुशा। मैं उन्हें माइक पे बुलाना चाहूंगी जिनके सहयोग के बिना, जिनके प्रोत्साहन के बिना, जिनकी सहमति के बिना ये आयोजन होना संभव नहीं था। हमारे अजीज प्रिंसिपल डॉक्टर अभी नारायण कार सर। सभी को नमस्कार। Am I audible? Yes sir. सर्वप्रथम अशोक ध्यानचंद जी को बहुत बहुत स्वागत है। और जहां तक मैं याद करूं, जस्ट लॉकडाउन अनाउंसमेंट होने से पहले मेरे कमरे में हम लोगों ने बड़ा अच्छा चर्चा किया था, बहुत कुछ प्लान किया था आगे इसको कैसे ले जाएं। और सौभाग्य और ऐसा ये संयोग कहिए, फिर लॉकडाउन के दौरान, ये अभी पूरा तरफ से अनलॉक नहीं हुआ है, और लॉकडाउन के दौरान हमारा फिर सौभाग्य हो गया कि आप आज आए और हम फिर, चाहिए वर्चुअल मोड है, इसमें आपको सुनने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ साथ जितना भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए, सबको आई वेरी वार्मली वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ शामलाल कॉलेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। और एक चीज आप लोगों को बताना जरूर चाहूंगा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और पर्टिकुलरली ये जग्गी जी का कंट्रीब्यूशन जो है सारे कॉलेज जानता है और बाहर वाले भी जानते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को एक और चीज इसके बारे में पता ही नहीं, जो रिसेंटली हमें इसका आभास मिला है। बच्चों में हमारा सिर्फ स्पोर्ट्स खेलकूद के लिए नहीं है, एक फिजिकल एजुकेशन पेपर भी है जो बच्चा आज जेनरिक ले सकता है एंड वो स्किल के पेपर के रूप में भी ले सकता है। तो उसके लिए बच्चों में इतना उत्साह है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं हमारे श्यामलाल कॉलेज में, वो उधर की तरफ भागने की कोशिश करते, तो उन बच्चों को हमें रोकना पड़ता है। सिर्फ खेल कूद में बच्चे हमारा प्राइजेस नहीं ला रहे हैं, आज ये पेपर ऑल्सो, एकेडमिक पेपर ऑल्सो, फिजिकल एजुकेशन के लिए बच्चों का जो आप कहिए जो बहुत ज्यादा बच्चों का उस तरफ के गति है, उसको भी हमें इस बार रोकना पड़ा वर्चुअली। तो इस और बाकी आई वोंट टेक मच टाइम, बट एट द सेम टाइम दिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। और आप लोगों ने सभी ने देखा होगा पिछले हफ्ते जितना भी स्पोर्ट्स का जितना भी पुरस्कार है, तो सारे आज वितरित होंगे और सभी को ढेर सारे कांग्रेचुलेशन, सभी को बधाइयाँ। और चाहे हर खेल कूद में सिर्फ हॉकी नहीं है, सारे खेल कूद में बहुत सारे सभी को मिले हैं। और मैं भी चाहता हूं कि आगे जाके जग्गी जी को भी ऐसा कुछ मिले, क्योंकि काफी दिल्ली में तो मैं यही मानता हूं कि दिल्ली में हम ही लोग हॉकी का प्रेरणा स्रोत है, और आप लोग हम लोगों को मदद करते रहते हैं। और आगे भी हम यही चाहते रहे कि आप लोग बच्चों का और मदद करते रहिए और हॉकी को और आगे बढ़ाते रहिए। और इसी के साथ साथ जिस महान व्यक्ति के बारे में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और आप लोग सभी, हम लोग भी जैसे अशोक ध्यानचंद जी को तो खेलते हुए हम लोग देखा है बचपन में, टीवी में जरूर देखे हैं। और जो महान व्यक्तित्व जो हॉकी का जादूगर कहलाते थे या मैजिशियन कहते थे स्टिक का,
तो हम लोगों को देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उस जमाने में और उनका सुपुत्र यहाँ हमारे सामने बैठे हैं और आज सभी को और थोड़ा सा ज्यादा विस्तारित रूप में सभी को ज्ञान होगा। और वही ड्रिबलिंग, वही सारे पासिंग वगैरह जो चीजें अभी इंडिया का हॉकी का जो स्पेशलिटी था वो धीरे धीरे खत्म कैसे हो गया हम नहीं जानते, लेकिन वो जो मैजिशियन है कि जैसे मैजिक करता रहता हम देखना चाहते हैं, वो भी फिर आप लोग लाएं तो और इंटरेस्ट हॉकी के लिए लोगों का बढ़ेगा। इसी के साथ साथ पुनः मैं सबका स्वागत करता हूँ और आप लोगों को ढेर सारे बधाइयाँ नेशनल खेल दिवस के लिए। नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कार। अब मैं माइक सौंपना चाहती हूँ डॉक्टर जया कक्कर को, ताकि वो आगे का कार्यक्रम करें। Thank you, Sujata. It's a matter of great honor and privilege for the college that Shri Ashok Dhyanchand ji, who is such a reputed sports figure nationally and internationally, and carrying the legacy of his father, late Padma Bhushan Major Dhyanchand ji, has consented to be our guest for the occasion of National Sports Day. He comes from a family which already had 5 gold Olympic medals in the cupboard. 3 belonged to his father Dhyanchand, the greatest hockey player in the history, and the other 2 were bagged by his uncle Roopchand ji. Ashok Chand ji added a few medals to this collection, a bronze, a silver, and the winner's medal, all from the first 3 editions of the World Cups he played. He won a bronze in 1972 Olympics and 3 silver medals in Asian Games. In the 70s, he was the world's finest inside striker, a star by his own right, who did not have to refer to his father every time to make people notice of him. Several from the family have played hockey with distinction and have donned the national colors sometime or the other. To say Jhansi-based family is like the first family of Indian sports won't be an exaggeration. Definitely, his entire family played with lots of passion and people have appreciated the skills. His international career in hockey is quite impressive when he represented India at the 2 Olympic Games. In 1972, when he won bronze medal for India and Munich Olympic Games, and in 1976 at Montreal Olympic Games. In World Cup hockey in 1971, he won bronze medal at Barcelona World Cup. In 1973, won silver medal at the Amsterdam World Cup, and in 1975 at Kuala Lumpur World Cup. He brought gold medal for India, and in 1978, he represented India again in Argentina World Cup. It is pertinent to mention here that he scored the winning goal in the final match against Pakistan and in 1975 Kuala Lumpur World Cup, enabling India to win its first ever gold medal. In the Asian Games also, he represented India thrice. In 1970, the Bangkok Asian Games, he won silver. In 1974, at Tehran Asian Games, he again won silver medal for India. And in 1978, at Bangkok Asian Games, he won silver medal. He was the only forward line player to be selected for the All-Star Asian hockey team forward at the Tehran Asian Games, which toured Pakistan and India. And he won all the 13 matches in both the countries. Shri Ashok Dhyanchand ji represented India at Peska Sukan hockey tournament at Singapore and won the gold medal representing India. He also represented India in test matches against German hockey team in New Delhi and Argentina hockey team at Argentina. He won all the test matches against Argentina and was honored with the title Piolín given by the Argentinian media. He also captained the Indian hockey team at Perth International Tournament, Indian veterans hockey team at London in 1986, and won silver medal at Indian veterans hockey team at Utrecht, Holland in 1998. He has been awarded the Arjuna Award by the Government of India in 1974, which is the highest national sports award. He is awarded the Lakshman Award by the Government of Uttar Pradesh in 1975, which is the highest state sports award.
Roll of Honor has been conferred upon him by the Bundelkhand University in 2001. CNN IBN in 2001 awarded him with Indian Sports Legend Award. Government of UP in year 2013 awarded him with the Yash Bharati, and in 2015 he was awarded Suryadat Lifetime Achievement Award by the Suryadat Group of Institutions. His expertise were utilized when he was appointed as the assistant coach for the Indian hockey team men's in 1985-86 and for India's hockey team women in 1995. He has been nominated as the national selector for the year 1997-98 for Indian Hockey Federation. He has been nominated as a member of the Indian Olympic Association in 2001-2002. He is also nominated as the chairperson by the Government of India for the Dronacharya Committee in 2010. Sir, we really feel obliged to you that whenever we request you to grace the occasion, you have never declined our invitation. We thank you for showing this magnanimity, and I invite Shri Ashok Dhyanchandji to deliver his lecture for this sports day. Thank you. सर अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस सर। पैनल में आज सभी मौजूद हमारे पैनलिस्ट और वीरेंद्र सिंह जग्गी साहब तो जग जाहिर वाले जग्गी साहब हैं, और मेरा इंटरेक्शन, मेरा जुड़ाव श्यामलाल कॉलेज से बहुत वर्षों पुराना रहा है। मैं भावनाओं की प्रिंसिपल साहब ने जो कहा है और जो बातें करी हैं उसकी बहुत कद्र करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। मैडम जया कक्कड़ जी ने मेरे बारे में, मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ी तफसील से, बड़े से बयान किया है इन बातों को कि मैंने क्या किया है। ये मैंने क्या किया है नहीं है, ये हमारे उस परंपरागत जो खेल हॉकी जिसके प्रणेता मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम का आज, जिनके नाम से और जिनके बर्थडे के ऊपर हमारी सरकार ने हमको ये दिन दिया है राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से। उस दिवस के ऊपर आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे भी आपने बुलाया, खासतौर से उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंसिपल श्री रवि नारायण जी, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम सुजाता जी जो एंकरिंग कर रही हैं, जो इसको सब बात को बांध रही हैं, उनका भी करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस आखिर मनाया कैसे गया। ये 1993-94 जो आज इस दुनिया में नहीं है, पंडित विश्वनाथ शर्मा जी, उनके नेतृत्व में, और शिव कुमार वर्मा जी जो नेहरू हॉकी कमेटी के फाउंडर मेंबर और फाउंडर संस्थापक रहे हैं, उन्होंने ये सुझाव रखा कि हम पूरे देश में ध्यानचंद जी का जन्मदिन मनाते तो हैं, लेकिन वो एक बिखरे बिखरे रूप में होता है, क्यों ना इसको एक संगठित तरीके से कोई नाम दिया जाए जिससे पूरे देश के अंदर एक खेलों में क्रांति आए, खेलों में बच्चों के अंदर खेलने का एहसास हो। कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल, संगठन इसमें आगे बढ़े और अपने बच्चों को आगे खिलाएं, ताकि हमारे देश में जो मेडल्स की कमी है, जो हमें इस देश को, इतने बड़े देश को जीतना चाहिए, उसमें हमको और मेडल्स मिले। उसके बाबत जब बात हुई पंडित विश्वनाथ शर्मा जी के घर में, और हमारे ओलंपियंस में ग्रेट हरविंदर सिंह साहब, एच.जी.एस. चिमनी जी, विनीत कुमार, अरविंद छाबड़ा, अशोक दीवान जी मेरे साथ के, और अशोक माथुर साहब, तो ये सब लोग जब गए हैं और बात की है, तो पंडित जी को हमने ज्ञापन दिया कि ये एक नाम हमको सुझाव करना ध्यानचंद जी का, कि हम इस दिन को मनाएं कैसे, किस नाम से मनाएं। तो पंडित विश्वनाथ जी ने सबके सुझाव लिए। यकायक शिव कुमार वर्मा जी, जिनका कि मैं बहुत आदर सम्मान करता हूं, और मुझे खुशी है और फक्र भी है कि उनके पिताजी,
हम मेरे पिताजी बाबूजी के साथ पाकिस्तान टूर में साथ खेलने गए थे। तो उन्होंने सुझाव दिया कि हम ध्यानचंद दिवस मनाने की बात कर रहे हैं या हम कोई खेल दिवस की बात कर रहे हैं, क्यों ना हम इसको राष्ट्रीय जोड़ दें, इसके अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस किसको मनाया जाए, ताकि पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाए, एक ऐसी ऐसी चीज जाए, ऐसी ऐसी लहर जाए कि हर खेल के अंदर जितने खेल हैं इस देश में, हमारे बच्चे जितने खेल खेलते हैं उनके अंदर निपुणता हासिल करें, एक अवेयरनेस शुरू हो। तो ये अवेयरनेस शुरू करने के लिए ये सब बातें हुई और पंडित विश्वनाथ शर्मा जी ने इस बाबत, क्योंकि वो तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने वो ज्ञापन लिया सब खिलाड़ियों का और उसको लेकर पार्लियामेंट में गए। पार्लियामेंट में उन्होंने इस पर अपना रखा और ये आराम से जो ये बात गई, किसी भी हमारे पार्लियामेंट ये आगे होना, उन्होंने स्वीकृति सबने दी। ध्यानचंद जी की एक ऐसा नाम जिसने देश को गरीब, जिसने देश में खेलों की गंगा बहाई शुरू की उत्पत्ति जो है वो 1926 से भारतीय खेल से होनी शुरू हुई। दिवस का जो है हमारा ये इतना बड़ा दिन जो हमें पूरे देश में उसके बाद से मनाया जाने लग गया। इस उस बड़े उत्साह के साथ एक्सपेंड नहीं हुआ था, लेकिन आज 2020 को मैं देखता हूँ खेलों के प्रति जागरूकता, इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़कर इसके अंदर भाग लेने लगे हैं। हमारे फिजिकल डिपार्टमेंट है वो आगे बढ़कर खेलों में एक नया दौर, नई हवा रहा। ध्यानचंद जी की है, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ, उनका बेटा होने परिवार में रहा हूँ। जैसा कि मैंने देश के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते थे और मैं बदकिस्मत रहा हूँ कि 1972 का ओलंपिक मेरे नाम का ब्रॉन्ज मेडल ही आ पाया। तो ये उपलब्धि ध्यानचंद जी के उस प्रेरणा की हम लोगों को, कि हम लोग इस खेल में आगे आए की को रखा गया और भारतीय टीम पहली बार पार्टिसिपेट करने गई और जब वहां पहुंची है तो क्या आप ताजुब नहीं था, नहीं थी कोई फेडरेशन नाम की एक फेडरेशन, इंडियन हॉकी फेडरेशन बन गई थी, लेकिन सोर्सेस से पैसे कहाँ से आएंगे, अंग्रेज सरकार जो है वो खर्च थी। तो बड़ी मुश्किल से बंगाल ने कुछ हेल्प करी, कुछ लोगों ने अपने अपने जेब से पैसे दिए, 11 खिलाड़ी मिला के पहले ओलंपिक में खेला। बुखारी जो इंग्लैंड में पढ़ा करते थे उन्होंने ज्वाइन किया वहां से। तो 12वीं टीम ने पहले दिन से ही जो खेल शुरू किया और जो हमारे शोधकर्ताओं ने इस, चाहे वो 1926 का हो, चाहे वो 1928 का हो, 1932 का हो, 1936 का हो, एक भंडार इकट्ठा कर दिया गया ध्यानचंद जी के उन कारनामों का। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट में, किताबों में, अखबारों में और दूसरे मीडिया के थ्रू जो इस तरह की बातें आई हैं, वो ये थी कि ध्यानचंद और ध्यान सिंह, मैं ध्यानचंद नाम जबान पे आ जाता है, ध्यान सिंह एक सिपाही के तौर पर इंडियन आर्मी भर्ती हुए थे। इंडियन आर्मी में जब भर्ती हुए वो तो सिपाही थे और उनकी पहली तस्वीर जो मैंने देखी थी और देखी है, मेरे पास भी है, वो जमीन पर बैठे हुए हैं, हॉकी स्टिक, एक 17 साल का पहली बार उनका पंजाब रेजिमेंट सेंटर में हुआ। उनका सफर शुरू हुआ क्योंकि शाम के वक्त फौजी लोग के जो परंपरा है
चाहे पुलिस की हो, चाहे उनको शाम को अपनी स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह करने होते। ध्यानचंद को पूछा गया, ध्यान सिंह को पूछा गया कौन सा खेल खेलोगे, तो ध्यान सिंह ने बोला कि मैं या तो कुश्ती करूंगा, खेलना पसंद करूंगा, या मैं हॉकी खेलना पसंद करूंगा। हॉकी की कुछ ज्यादा थी। वजह उसकी ये थी कि झांसी हीरोज क्लब 1901 जब ध्यानचंद ने ज्वाइन की, कोशिश हुआ झांसी के अंदर, और मुझे बड़ी खुशी है अगले साल में वो 100 साल पूरी करेगा। इस बात की भी है कि ध्यानचंद जी का जब देहांत हुआ था 3 दिसंबर 1979 को, तो दिल्ली से जब वो बीमार थे तो हमारा परिवार या हम लोग उनको 3rd क्लास डिब्बे में लेकर गए थे, ठीक हो जाएंगे बाबूजी दिल्ली में आयुर्वेद अपना मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो लेकिन वहां डेथ हुई उनका। जब देहावसान हुआ तो जो वाले पहले शख्स थे वो थे जूनियर डॉक्टर गजेंद्र सिंह चौहान था। उन्होंने कई 2-4 जब मैं उनसे मेरी कहीं मुलाकात तो उन्होंने मुझे बतवावत कि मैं वो शख्स था जिसने आपके परिवार को 4 बजे का, तो थोड़ा सा रिकलेक्ट करें तो महाभारत के अंदर जिन्होंने किया था बाद में, और एक बड़े अभिनेता के रूप में और बड़े अच्छे पदों पर भी उन्होंने आसीन हुए वो, तो वो उनको दुख भी था और गर्व भी था कि मैंने ध्यानचंद जी की खबर आपके परिवार को दी। दुख के साथ भी मैं कह रहा हूँ और मुझे खुशी भी है कि मैं वो शख्स था, मैंने कहा। तो देखिए इस तरह की भावनाएं ध्यानचंद जी के लिए उनके प्रति ऐसे लोग निकल कर आए हैं जिनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था हॉकी का 1928 का, कि 1928 में पहला मैच जब इंडिया की टीम खेली तो ध्यान सिंह के खेल की खुशबू कि कोई खिलाड़ी ऐसा आया जिसकी बॉल जो है वो हॉकी से चिपकी होती है, उसकी हॉकी बॉल को छोड़ती नहीं जब उसकी बॉल को उसको पास मिलता है या उसको कोई ऐसी चीज खेल में होती है। सब लोग ताजुब करने लग गए। वो ताजुब करते करते एक मैच जीते हैं, दूसरा मैच जीते हैं, एक मैच 1 गोल से नहीं 2 गोल से नहीं, करीब 8 गोल, 12 गोल, 15 गोल, पहला मैच 10 गोल, दूसरा मैच 15 गोल। तो लोग जो दूसरे खेलों में जाते थे उनको जब इस बात का मीडिया के थ्रू पता लगा कि चुंबक वाली हॉकी, मैग्नेटिक हॉकी स्टिक, हॉकी मैजिशियन है रीच हॉलिन, अब वो लोग पढ़ के उसको ये लिखा किताब में कि उन्होंने अपनी कारों का, जो कार उनके पास उस जमाने में हुआ करती थी, उसका मुंह हॉकी स्टेडियम की तरफ मोड़ दिया। मतलब ये कि वो हॉकी को देखने के लिए पहुंचने शुरू हो गए। तो आप ये मान के चलें कि वो खुशबू, वो हॉकी, वो कला जिसका जिक्र हो रहा था कि प्रिंसिपल साहब ने कहा भी है कि हॉकी एक कला थी, वाकई में एक कला थी। इसके अंदर इतनी कलात्मक चीजें थी कि लोग ताज्जुब करते थे कि ये कैसे हो गया, ये पास कैसे दे दिया, ये डॉस कैसे कर दिया, ये गोल कैसे कर दिया, ये डिफेंस कैसे कर लिया। तो ये ताज्जुब की बातें, और जहाँ क्यूरियोसिटी होती है, जहाँ पर रोमांच होता है, उस खेल की सीमाएं बढ़ जाती हैं, उसके व्यूअर्स बढ़ते हैं, उसके देखने वाले बढ़ते हैं। तो आज की हॉकी को भी मैं इसी वक्त कंपेयर कर देता हूँ। आज की हॉकी में वह रोमांच जो पुरानी हॉकी के अंदर था, जो टेक्निकल थी, साउंड थी, सिर्फ ग्राउंड का बदलाव ही आज सारी हॉकी का बदलाव हो गया है, जिसकी वजह से आज पहले बड़ा एक आम गेम हुआ करता था जिसको कोई भी खेल सकता था, किसी भी मैदान में, लेकिन आज हॉकी खेल सिर्फ जो कि बहुत महंगा एक टर्फ है जिसकी 6 करोड़ जिस तरह है, इतने इसके अंदर की होती। तो आपके हम कितने बहरहाल हॉकी का ये तो डाउन, वो कैसे डाउन हुआ या कम हुआ ये उसकी बात है। मैं लौट कर आता हूँ मैच। पहली बात बताना चाहूंगा, चाहे वो का हो चाहे वो जर्मनी का हो, सारी यूरोपीय, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल
खेलता था, जापान खेलता था एशिया में, सारे विश्व के खेलना पसंद करती थी। फाइनल में हर देश ने उसी की देश की टीम को हराया फाइनल में, चाहे वो अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, अमेरिका के वो ऐतिहासिक शहर में जर्मन की टीम हो, उन्हीं की टीम लीग के सामने, उन्हीं के ग्राउंड में, मैदान में हराना। बहुत 128 का फाइनल साथ हुआ और ये बताया गया, ये किताब में लिखा, जो बाबूजी ने किताब गोल लिखी थी उसके अंदर अपने ये बात मेंशन करी। उन्होंने पहली बात तो ये ध्यान से ऐसा खेला या मैंने ऐसा गोल किया या मैंने ऐसा करा, वो टीम लेके चले हैं, हमने ऐसा करा। क्योंकि बाले तिवारी जब 1922 से 26 के बीच में ध्यानचंद की बॉल को ड्रिबलिंग बहुत करता है, इसकी बॉल ड्रिबलिंग अच्छी तो है लेकिन इंडिविजुअल खेल खेलता है। तुम ये जो ड्रिबलिंग करते हो तो ये कभी सही मौके करने की चीज है, जहां ये खिलाड़ी खेल है। अगर तुम अकेले जो खेल, तुम्हारे चार डॉज अगर मिस हो गए तो उनका खेल भी डाउन हो जाएगा। तो उस स्पिरिट को हाई करने के लिए तुमको सारे खिलाड़ियों के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, उनके साथ मेलजोल बढ़ा कर हॉकी खेलनी होगी। तुम अच्छे खिलाड़ी, और वो गुरुमंत्र ध्यानचंद ने अपने गिटार करता, फायदा उनको बेहद के दिन के अंदर वही बात। एक चीज और बाले तिवारी जी ने बताई कि जो गोल के अंदर ये कोई जरूरी चीज एक ऐसा एक स्ट्रोक ऐसा है जिसको हम प्लेसमेंट कहते हैं, प्लेसमेंट, कि जहां गोल की के दूसरी तरफ झुकते दिखा, उसके दूसरी तरफ मेरे ख्याल से उनके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। 2 मिनट। अशोक जी म्यूट हो गए हैं आप, ये म्यूट कैसे हो गए? ये एक्चुअली मीटिंग लीव हो गई होगी ना। नहीं सुमन, वो लीव, वो मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, नेट की प्रॉब्लम चल रही है उनकी, शायद वो वहीं से लीव हो गए हैं। आ गए हैं, वापस आ गए हैं। सुमन अनम्यूट कर दो अशोक, एक मिनट मैं भी कर सेकंड। इज इट सर अपने आप को अनम्यूट कर लो पहले, अशोक सर। वही कर रहा हूँ। कर दिया सर, हो गया, आ रही आवाज आपकी। वही कर जी मैडम, जी मैम। तो ये 1928 का था कि वो उनके तीन खिलाड़ी, क्योंकि पानी के जहाज से जाना होता था, खाना पीना बड़ा वैसा होता था उस जमाने में। हम खाली सोच सकते हैं कि 1928 का जमाना कैसा होगा, 1928 में क्या सहूलियत होंगी दुनिया के अंदर या देश के अंदर, या देश के खिलाड़ियों को क्या मिलता होगा, कौन सी संस्था थी जो उनको आगे बढ़कर प्रमोट करती होगी खिलाड़ियों को। तो उन हालात में ध्यानचंद ने 28 का ओलंपिक जो 3 गोल से जीता है, वो एक अविस्मरणीय मौका था, अवसर था। वो देश के लिए बल्कि एशिया के लिए मेडल था। लौट कर आती है और ध्यान सिंह लौट कर आते हैं, तब उनको
हॉकी जादूगर की संज्ञा मिलनी शुरू हो जाती है। उस देश के अंदर तो मिली थी जहां पर उनकी हॉकी को चेक करा गया कि इसके अंदर चुंबक है, वो देश था हॉलैंड 1928 में। तो आज हम जो ध्यानचंद जी को हॉकी जादूगर के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत जो है 1928 के हॉलैंड के एम्स्टर्डम शहर के उस शहर से हुई जहां पर ओलंपिक हो रहे थे, और उन्होंने हॉकी जादूगर कहना शुरू किया, हॉकी मैजिशियन कहना शुरू किया, और जब भारत में आए तो ये हॉकी जादूगर ध्यान सिंह बन गए थे। अब ध्यान सिंह बनने के बाद ध्यानचंद बनना था इनको, और चंद इसलिए बनना था कि चांद की तरह ये चमकने वाले खिलाड़ी के रूप में उभर रहे थे। पूरे देश में चर्चा होनी शुरू हो गई, और हमारा देश उस जमाने में कैसा था या क्या होगा, डिवाइडेड, हर राजा अलग था, हर पिछवाड़ा अलग था, नवाब अलग थे, जागीरदार अलग थे, हमारे सूबेदार अलग थे, तो देश अलग बिखराव में था। लेकिन हॉकी ने उस पूरे देश के जनमानस के दिमाग को, उनकी सोच को भारत के जीत की तरफ लाकर सबको एक सूत्र में बांध दिया। तो इसको कहते हैं कि उस खेल ने सारे देश को एक सूत्र में बांधा, एक राष्ट्रीय भावना में बांधा कि हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारा देश भारत है, हमारा देश इंडिया है। तो ये वो शुरुआत जो थी उस खेल ने करी 1928 में। इसके पहले कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे देश में ये फीलिंग आए कि हमारा देश भारत। बैठे थे अपने अपनी जगह में, लेकिन दूसरे राज्य की तरफ भी इशारा भी होता था कि वो दूसरा राज्य है, ये दूसरा राज्य है। लेकिन उसके बाद हमारा राष्ट्र, हमारा देश कहना शुरू हो गया। 1932 का ओलंपिक 4 साल के बाद होता था, क्योंकि इसके दौरान में कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे किसी भी तरह के, चाहे वो एशियन गेम्स तो था ही नहीं, कॉमनवेल्थ भी नहीं था, और ये वर्ल्ड कप भी नहीं थे। तो 4 साल तक खिलाड़ी को अपने को मजबूत रखना होता था अगले कंपटीशन तक के लिए, उसको फिजिकल फिटनेस लानी होती थी, और उसको अपनी सोच से ही, अपनी सोच से अपनी थिंकिंग से अगले 4 साल में कौन कौन सी टीमें जो है इम्प्रूव कर रही हैं, यूरोपियन टीमें हैं, अमेरिकन हैं, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, इनसे हम कैसे जीतेंगे, इस पर खिलाड़ी अपने आप से काम करते थे। ध्यान सिंह जो चांद बन गए थे, चांद इसलिए बने कि जब वो आर्मी के अंदर बच्चे पहली बार ज्वाइन किया तो दोपहर के वक्त में बैरक्स जो कनात के रूप में होते थे उनमें वो रहते थे। एक बैरक में 2-2, 4-4 खिलाड़ी होते थे, सैनिक होते थे। ध्यानचंद भी उनमें से एक थे। तो दोपहर में लंच के टाइम में जब सब लोग आराम कर रहे होते थे, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, चाहे सर्दी हो, तो पता लगता था ध्यानचंद जो है, ध्यान सिंह अपनी हॉकी स्टिक लेकर कहीं बाहर चल के जाके प्रैक्टिस करते थे। और वो प्रैक्टिस आधा घंटा 1 घंटा की प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस को कहते हैं, जिसको उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज भी किया। और मुझे भी कभी इशारे में, क्योंकि कोचिंग तो कभी दी नहीं उन्होंने हमें, बल्कि उन्होंने तो हमें रोका कि हॉकी नहीं खेलनी है। वो चीज मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो वो जब निकलते थे तो उसकी सेल्फ प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है। जब सेल्फ प्रैक्टिस करोगे आप अपना कंसंट्रेशन, अपना एकाग्रता लाओगे खेल के अंदर, तो आपको ज्ञान होगा, आपको अपने खेल में परफेक्शन आएगा। आपके प्रैक्टिस करोगे, और वो परफेक्शन जो है आपको शाम का जो मैच जो आप खेलेंगे इवनिंग के टाइम में जब खेलेंगे, उस चीज को आप अप्लाई करो, आप अच्छे खिलाड़ी बनते चले जाओगे। तो ये कुछ चीजें थी जो ध्यान सिंह ने करनी शुरू की। बैरक से निकल के प्रैक्टिस करना, शाम का वक्त हो गया, डिनर के बाद पता लगा हॉकी स्टिक लेकर ग्राउंड में खड़े हो गए अंधेरे में, थोड़ी रोशनी चांद वगैरह की हुई, चांद की रोशनी में खेलना शुरू कर दिया। तो लोगों ने चांद की रोशनी में देखा कि उधर 8-10 दिन की जो रोशनी मिलती थी चांद की, उसमें एक लड़का खेल रहा है, वो ध्यान सिंह है। उन्होंने चांद कहना शुरू कर दिया, ध्यानचंद। वो ध्यानचंद लफ्ज जो है वो ध्यान चांद होते होते ध्यानचंद हो गया, और वो एक ऐसा चांद बना जिसने देश के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते। 1932 का गोल्ड मेडल जब खेलने टीम गई है तो अमेरिका को 24 गोल के मुकाबले 1 गोल से हराया, जो आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कभी टूट नहीं सकता। ये चीज मैं नहीं समझता है। बहुत अच्छी टीमें हैं, लेकिन 24-1 का रिकॉर्ड ओलंपिक के अंदर फाइनल में। उसके बाद लौट कर आती है टीम, वहां पर चार्ली चैपलिन से मुलाकात होती है 1932 में। और चार्ली चैपलिन साहब हमारे जो विश्व के जाने माने कॉमेडियन थे, जिन्होंने कितनी अच्छी गंभीर अपनी कॉमेडी से और हंसाने वाली कॉमेडी से दुनिया को वशीभूत किया।
उनसे मुलाकात होती है, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो 1932 में उनसे मुलाकात होती है। 1935 में एक टीम का टूर होता है 4 साल के बाद फिर, और उस दौरान ये भी डिक्लेयर हो जाता है कि 1936 का ओलंपिक बर्लिन में होगा, जर्मनी में होगा, जिसको तानाशाह हिटलर उसको कराने के लिए बेताब था कि मैं कराऊं। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो खाली गोली बंदूक तोपों से दुनिया को नहीं जीतना चाहता, बल्कि वो खेलों में भी सारी दुनिया को जीतना चाहता है। और उस टाइम में खेल भी एथलेटिक, हॉकी, फुटबॉल, कुछ 5 6 8 खेल हुआ करते थे। आज तो 17 खेल है टोटल ओलंपिक के अंदर। उस टाइम 5 6 खेल हुआ करते थे, आज ज्यादा इंक्लूड हो गए दूसरे खेल। तो हॉकी 35 में जब टीम गई है न्यूजीलैंड टूर के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया को पता लगा कि न्यूजीलैंड भारत की टीम आ रही है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी न्यूजीलैंड से कि ऑन द वे पहले ऑस्ट्रेलिया आएगा तब न्यूजीलैंड आएगा, तो आप हमको भारत टीम को 4 मैच खेलने की अनुमति दे दें, ताकि हम भारतीय टीम के साथ कुछ टेस्ट मैच खेल के हॉकी अपने यहाँ के बच्चों को सिखा सके, उनका खेल बढ़ा सके। न्यूजीलैंड क्योंकि होस्ट कर रहा था टीम को, उसने अनुमति दे दी और ऑन द वे भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में रुकी है। ऑस्ट्रेलिया में जब रुकी है तो 4 मैच खेली है। जब 4 मैच खेली है तो भारतीय हॉकी टीम को ये पता लगा कि जो धुरंधर बल्लेबाज उस समय खेल रहे थे, जो ब्रैडमैन साहब का नाम था, जो दुनिया में क्रिकेट का पर्याय बने हुए हैं, जिनके नाम क्या है, पहले अगर क्रिकेट से पहले ब्रैडमैन का ही नाम लिया जाता है। तो वो जो ब्रैडमैन साहब ने मिलने की इच्छा जाहिर की टीम ने, और वो ब्रैडमैन जी से मिले हैं, पूरी टीम मिली है, बहुत खुश हुए और उन्होंने मैच देखने का न्योता दिया, उनको इनवाइट किया। ब्रैडमैन साहब भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ जो खेला जा रहा था उसमें पहुंचे हैं। उस मैच पर्टिकुलर भारत की टीम ने 10 गोल किए। जिस प्राइजेस दी गई, जो भी मोमेंटो दिए गए, वो ब्रैडमैन साहब ने दिए और ध्यानचंद जी के पास जाकर उन्होंने ये लफ्ज कहे जो आज भी वो लफ्ज, वो शब्द मौजूद हैं कि अरे ध्यानचंद, तुम तो हॉकी ऐसे खेलते हो जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ, तुम हॉकी में गोल ऐसे करते हो जैसे क्रिकेट में मैं रन बनाता हूँ। द वे यू प्ले हॉकी, यू नो, इन दैट वे, द वे आई प्ले इन क्रिकेट। तो ये लफ्ज उन्होंने कहे जो आज भी कायम है। एक महान खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को, जिसके खेल से वो प्रभावित हुआ, उन्होंने ध्यानचंद के लिए लफ्ज कहे। उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर होता है। न्यूजीलैंड टूर में देखिए 201 गोल ध्यानचंद करते हैं। ये वो जादूगरी थी। 201 टोटल इंटरनेशनल गोल, 400 से ऊपर के गोल। हमारे डोमेस्टिक मैचों के अंदर, डोमेस्टिक हॉकी के अंदर जो बीच 3 साल का जो गैप हुआ है, 28 के बाद 32 तक का, 32 के बाद 36 तक का, 36 के बाद 47 तक का, इसमें जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए, इसमें 1000 गोल ध्यानचंद जी के। तो टोटल 1400-1500 गोल ध्यानचंद के किए हुए हैं। 1936 के मैच का मैं कुछ वाकया बताऊंगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगता है कि वो देशभक्ति, देश भावना से हमारे हॉकी खेल ने कैसे पैदा किया और हमारे लोगों तक पहुंचाया कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्र के प्रति वो जीत, जब राष्ट्र कोई मेडल जीतता है या अपनी जीत हासिल करता है, तो राष्ट्र के वासियों का, राष्ट्रवासियों का क्या रिएक्शन होता है। 1936 का टूर्नामेंट नजदीक आ रहा था और टीम का अनाउंसमेंट हो गया। ध्यानचंद जी का नाम उस टीम में नहीं जुड़ पाया क्योंकि उनकी जो बटालियन थी, और जैसा मैं कह रहा हूं या मैंने बताया कि पहले कभी कोई एक्स्ट्रा छुट्टी किसी खिलाड़ी को नहीं मिलती थी कि ध्यानचंद जो है प्लेयर है तो उसको 1 घंटा छोड़ दो या 2 घंटा छोड़ दो, ऐसा नहीं होता था। पहले पूरे वर्क आवर में काम, कोई भी, चाहे वो सैनिक हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे दूसरे काम करने वाले हो, अपना काम करते थे। उसके बाद का जो वक्त मिलता था शाम का, उसमें आप खेल सकते थे, 1-2 घंटा का उसमें मैदान में जाकर खेल सकते थे। और उस लिहाज से जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं। तो ध्यान सिंह उसी खाली टाइम में जो शाम के वक्त मिलता था, जो लंच के बाद कुछ घंटा बाद मिलता था, उसमें खेलना, या रात के खाने के बाद मिलना, उसके बाद खेलना। तो क्या आप नहीं मानेंगे कि ध्यान सिंह से ध्यानचंद, उस सैनिक से मेजर के पद तक पहुंचना, और एक हॉकी के मेडल नहीं बल्कि पद्म भूषण के अवार्ड से देश द्वारा नवाजे जाना,
और दुनिया में एक रिकॉग्निशन, एक मूर्ति का लग जाना वियना में, ऑस्ट्रिया में, उनके 4 हाथ की मूर्ति। तो ये उसी चीज का कमाल था, उस प्रैक्टिस का कमाल था, उस डेडिकेशन का कमाल था जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा। तो मैं ये कहूंगा 1936 का ओलंपिक शुरू होता है, पहला मैच खेलते हैं, जाते ही हमारी टीम एक प्रैक्टिस मैच खेलती है, तो उसमें हार जाती है। प्रैक्टिस मैच अगले दिन ही खेला गया, छोटी टीम से मैच था, हमारी टीम थकी हुई, लेकिन वो हार जो है बर्दाश्त नहीं हुई। मैसेज भेजा गया इंडियन हॉकी फेडरेशन को इंडिया के अंदर, जो कलकत्ता में स्थित था, कि हमको एक खिलाड़ी की जरूरत है। वो खिलाड़ी है दारा, AIS दारा, जो लाहौर में रहते हैं। पहले हमारा पूरा देश एक था, पाकिस्तान हिंदुस्तान डिवाइड तो बाद में हुआ 46 में, उनको बुलाया जाए। दारा साहब को मैसेज जाता है ISF की तरफ से, और सरकार को रिक्वेस्ट जाती है कि इन खिलाड़ी को भेजना है। सरकार देखिए उस वक्त की, जिनके हम पराधीन थे, जिनके हम गुलाम थे, उस सरकार ने हवाई जहाज से व्यवस्था करी और AIS दारा को दिल्ली से जर्मन भेजा। उस टाइम में वो पहुंचे जर्मन, और जर्मन पहुंचे हैं और टीम के अंदर जान आ गई। फाइनल मैच जर्मन से होना था। उसका शेड्यूल जो दिन था वो था 14 अगस्त 1936। 14 अगस्त को बहुत पानी गिर गया, बेइंतहा पानी गिरा, ग्राउंड गीला हो गया, तो उस मैच को पोस्टपोन किया गया, जो 15 अगस्त 1936 को रखा गया। और 15 अगस्त का हम भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए, हम सभी के लिए क्या महत्व है, क्या उसका असर है, क्या एक ऐसा दिन है जो हमारे जीवन में हमको, जिसने स्वाधीनता दिलाई, जिसने हमको आजादी दिलाई, वो दिन था। और वही 15 अगस्त 1936 को था जो 11 साल पहले था। और देश कौन था? जर्मनी। और जर्मनी पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। अब वो मैच 15 अगस्त को होता है। 15 अगस्त को जब मैच शुरू होता है दिन के 11 बजे, सारे मैच शाम को 4 बजे हुए हैं, अन्यथा ये मैच फाइनल मैच दिन के 11 बजे हुआ है। और 11 बजे 42,000 से ज्यादा की पब्लिक मैच देखने के लिए पहुंची थी। उस मैच में जर्मन वर्सेस इंडिया, हिटलर अपने सिपह सलारों के साथ पहुंचा था। वो मैच देख रहा है। इंटरवल तक, क्योंकि ग्राउंड गीला था, हमारे खिलाड़ियों के पास वो स्टड शू या उस ग्राउंड पर खेलने के वो जूते नहीं थे, वो नहीं थे जो जर्मन के पास थे। और जर्मन के बारे में अगर आप हिस्ट्री, क्योंकि आप ये कॉलेज के रूप में है कि जर्मन जो है वो उस जमाने में हर लिहाज से सारी दुनिया से बहुत ऊपर था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मीडिया में कलर टीवी उनके पास में, और मिसाइल्स उनके पास में, जेट एयरक्राफ्ट उनके पास में। तो वो एक बड़ा विकसित देश था 1936 के अंदर। उनके पास सारे इक्विपमेंट थे खेलने के। हमारी टीम के पास पीटी शू, जो आर्मी में पीटी शू मिलते हैं, नीचे और कपड़ा लगा लिया या कुछ रबड़ लगा ली, इस तरह से टीम खेलती थी। बहरहाल पहले हाफ के अंदर भारत की टीम सिर्फ एक गोल कर पाई, जो कैप्टन रूप सिंह ने किया था। कैप्टन रूप सिंह जब 1932 का ओलंपिक खेल कर आए और 1936 का खेले हैं, तो जर्मन स्पोर्ट्स एसोसिएशन बड़ी प्रभावित हुई थी। उनसे बहुत खुश थी कि रूप सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से हॉकी खेली। और 1972 के अंदर जब मैं पहली बार ओलंपिक खेलने गया, तो मुझे रूप सिंह साहब के नाम की वहां एक स्ट्रीट नजर आई, जो मेरे चाचा जी के नाम पर है, कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट। वो 36 का कमाल कैप्टन रूप सिंह और ध्यानचंद, इन दोनों ने मिलकर किया। सेकेंड हाफ में पहले इन्होंने अपने जूते उतार दिए, नंगे पैर खेले। कोई भी बॉल कहीं लग सकती, चोट लग सकती है, हॉकी लग सकती है, उसकी परवाह नहीं करी उन्होंने, और नंगे पैर खेलना शुरू किया। और यकीन मानिए सेकेंड हाफ के अंदर 7 गोल, कई गोल तो किए नहीं उन्होंने। जब कहते हैं बाबूजी ध्यानचंद साहब कभी बात करते थे उस ओलंपिक की, तो मैं तो पीछे खड़े होकर सुन पाता था, क्योंकि सामने खड़े होकर उनसे सुनने की हिम्मत नहीं थी। कभी सामने हम आए भी नहीं कभी उनके, या उन्होंने कभी हमसे बात भी नहीं करी। कोई भी चर्चा हो, चाहे वो हॉकी की हो या दूसरी प्रॉब्लम्स हो, दूर से बात करते थे, या हमने पीछे खड़े होकर उनसे बात कर ली। तो एक डिस्टेंस था, क्योंकि वो एक फौज में उनका डिसिप्लिन, और पहले जमाने में बच्चे और बाप
पिता और बाप के अंदर इंटरेक्शन या बातचीत बहुत कम होती थी, तो वो डिस्टेंस उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन मैं सुनता था। तो उन्होंने कहा कि वो जो जूते भाई सिंह ने और हमने उसके बाद सेकंड हाफ खेले हैं, सेकंड हाफ गोल में हिटलर मैदान छोड़ के चला गया, अपने सिपह सलारों के साथ मैदान छोड़ के चला गया। क्यों? उसकी टीम हार गई, वो समझ गया कि हम हार गए। उसके बाद टोटल 8 गोल हुए, 8-1 से हमारा देश जीता है। बाबूजी बताते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस से पूरा स्टेडियम खाली हो गया। जर्मन लोग कब निकल गए उन दरवाजों से बिना आवाज किए, उस शर्म से जो दुनिया को जीतना चाहते थे। लेकिन भारत की गुलाम टीम ने, जो अंग्रेजों के झंडे तले आई थी, उस टीम ने जर्मन की टीम को हरा दिया। अब यहाँ पर बात आज एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों को जब पता लगा 1926 के अंदर न्यूजीलैंड टूर का कि भारत की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेलती है, और उसकी टीम के अंदर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ध्यानचंद उसमें, ध्यान सिंह उसमें ऐसा नाम है जो जिसके बारे में ये कि वो तो ऐसी जादू की हॉकी खेलता है कि उसका मुकाबला करना मुश्किल है। 1928 का ओलंपिक, जिसके पहले इंग्लैंड की टीम हमेशा अपनी टीम को भेजती थी ओलंपिक के अंदर, चाहे वो 2012 का हो, चाहे वो 2008 का हो, लेकिन जब से भारत की टीम ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, अंग्रेजों ने अपनी टीम नहीं भेजी। चाहे वो 28 का ओलंपिक हो, चाहे वो 32 का ओलंपिक हो, चाहे वो 36 का ओलंपिक हो, तीनों ओलंपिक में अंग्रेजों ने अपनी टीम नहीं भेजी, क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन था कि अगर वो टीम भेजते तो दूसरी टीमों की तरह, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, हम अंग्रेजी टीम को भी हरा देते, अंग्रेजों की टीम को भी हराते। तो आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि भारतीय हॉकी टीम ने अंग्रेजों को मैदान से भगा दिया, शुरुआत कर दी थी। तो अब मैच खत्म होता है, 8-1 से हमारी टीम भारत की जीतती है जर्मन की टीम को, और खुशियां मनाई जाती हैं, लोग बधाइयां देने पहुंचते हैं। शाम का धुंधलका छाने शुरू हो जाता है, पता लगता है कि सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं फाइनल की विक्ट्री। ध्यानचंद उसमें मिसिंग है, ध्यानचंद मिसिंग है। तो लोग किसी खिलाड़ी निकाले, ध्यान को ढूंढ कर लाओ, कहाँ पर है, कहाँ पर बैठे हैं। तो कुछ खिलाड़ी गए ढूंढने के लिए ओलंपिक विलेज के अंदर 1936 में। जब गए हैं ढूंढने के लिए तो देखा ध्यानचंद जो है एक जगह बैठे हैं जहाँ पर सारे देशों के झंडे लगे होते हैं। जब कोई देश आता है तो एक जगह ऐसी बनाई जाती है जहाँ पर उनके झंडे को स्थापित किया जाता है, जो सुबह शाम उतारा चढ़ाया जाता है। उस झंडे के नीचे बैठे हैं, शाम का धुंधल का होने वाला था, झंडा उतरने का टाइम आ रहा था। तो देखा तो ध्यानचंद रो रहे हैं। तो उनके साथियों ने कहा, अरे ध्यान, तुम यहाँ रो रहे हो, हमारी टीम तो जीती है, हमने तो हिटलर को हराया, और तुम यहाँ रोते हो, खुशी मनाओ, चलो। तो उन्होंने कहा, देखो मैं रो इसलिए रहा हूं। उन्होंने यूनियन जैक की तरफ इशारा किया कि हम इस झंडे के तले आए हैं इस टीम को लेकर, और हमने जो विक्ट्री हासिल करी है, जीत हासिल करी है, यूनियन जैक के अंडर में करी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं बहुत खुश होता अगर इस तिरंगे की इस झंडे की जगह तिरंगा झंडा लगा होता। तो देखिए उस वक्त के उनकी फीलिंग देश के लिए, देश के उस झंडे के लिए क्या थी। उस विक्ट्री को उन्होंने समर्पित किया हमारे तिरंगे झंडे के लिए, उस देश के लिए। लौटकर टीम आती है और शाम का फिर रात का टाइम होता है, रात के टाइम में भोज खाना दिया जाता है हिटलर की तरफ से सारी टीमों को। ध्यानचंद की टीम, हॉकी टीम भी बड़ी, वो तो सब लोग देखने पहुंचे थे, पूरे खिलाड़ी, दूसरे देशों के खिलाड़ी भी हॉकी देखने पहुंचे थे। तो वो खिलाड़ी ध्यानचंद मुख्य आकर्षण थे उस टाइम वहां पर। जेसी ओवेन साहब, जिन्होंने उस जमाने में 6 गोल्ड मेडल जीते थे एथलेटिक में, वो मौजूद थे, और दूसरी भारतीय टीम मौजूद थी जो बहुत लाइमलाइट में आ गई थी ध्यानचंद साहब की और उनके रूप सिंह साहब की वजह से, दूसरे खिलाड़ियों की वजह से, हॉकी भारत की हॉकी टीम की वजह से। हिटलर ने उनसे पूछा, तुम इंडिया में क्या करते हो? ध्यानचंद ने बोला, मैं भारत में एक सैनिक के रूप में काम करता हूँ, भारतीय सेना में हूँ। तुम भारतीय सेना में हो, तुम्हारा पद क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरा पद जो है वो लांस नायक का है। सिपाही के बाद का कोई ओहदा है, होता है, लांस नायक है।
लांस नायक का पद पर है, तुम मेरे देश में आ जाओ, तुम जर्मन में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा, तुम मेरी टीम से खेलो। लेकिन ध्यानचंद ने उसी टाइम अटेंशन की मुद्रा, जो सैनिक थे, फौजी थे, दूसरे फौजी के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं सर, मैं अपने देश में रहकर ही देश की सेवा करना चाहता हूं और मैं वहां पर खुश हूं। ये लफ्ज कह के, ये शब्द कह के ध्यानचंद वहां से लौटे हैं और उसके बाद इंडिया वापस आए हैं। इंडिया वापस आए हैं तो कुछ नजारा ही बदल गया था हमारे देश का। देश में हॉकी हॉकी उस वक्त शुरू हो गई, 3 गोल्ड मेडल, और खास तौर से ये 36 का ऐतिहासिक मैच खेले। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ईश्वर की कृपा मैं कहूँ नहीं रही कि 1940 का ओलंपिक नहीं हुआ, 1944 का नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, जो हिटलर ने शुरू करी थी, और जिसकी वजह से अन्यथा दादा ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह के नाम में 5 और 4 9 गोल्ड मेडल अवश्य होते और हमारा देश नाच करता उस बात पे कि इस देश ने 9 गोल्ड मेडल अगर होते तो मिल जाते। आज भी हमें फक्र है इस बात का हमारे देश को कि हमारे पास 8 गोल्ड मेडल हैं। 6 गोल्ड मेडल इन ए रो थे, एक लाइन में थे, फिर ब्रेक मिला हमको जिसमें हमको सिल्वर मेडल मिला 1960 में, फिर 1964 में हमको मिला गोल्ड मेडल, और 1964 का ओलंपिक का मेडल जो शुरुआत थी वो थी टोक्यो ओलंपिक का। और मेरे खेल की शुरुआत में जो होता ना, कहाँ पर मुझे स्ट्राइक किया कि मुझे भी खिलाड़ी बनना है, उसके पहले मैं खेलता रहा स्कूल में, कॉलेज में, छोटे टूर्नामेंट खेलता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, सड़क पे करना, जंगल में करना, दौड़ना भागना सब मेरा चलता था। लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई है वो 1964 ओलंपिक के उस फाइनल मैच में, जिसमें भारत की टीम ने पाकिस्तान को 1 गोल से हराया था पेनल्टी स्ट्रोक में, जिसको महेंद्र लाल जी ने, स्वर्गीय महेंद्र लाल जी ने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया था। और वो जब हराया उस टीम को तो मुझे लगा कि ओलंपियन बलबीर सिंह, ओलंपियन गुरबख्श सिंह, ओलंपियन महेंद्र लाल, ओलंपियन शंकर लक्ष्मण, ये ओलंपियन नाम उनके नाम से आगे मैं सुन रहा था रेडियो के ऊपर। मुझे लगा मुझे भी अपने नाम के आगे ओलंपियन लगाना है। तो दैट ये वो वक्त था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ओलंपिक प्लेयर बनना है, ओलंपियन लगाना है। और अपनी प्रैक्टिस पत्थरों में रख के, उस टाइम हमारे पास ये कोन्स वगैरह तो थे ही नहीं, पैसे भी नहीं थे, नंगे पैर खेलना होता था। पत्थर रखे, ईंटें रखे, बर्तन रखे, एक एंगल बनाने के लिए बर्तन का टुकड़ा डिब्बा रख दिया, उसके अंदर बॉल को धकेलना, दीवार के साथ एक गज की दूरी से 5-10 मिनट की बॉल को ड्रिबल करना। तो वो चीज शुरू कर दी हमने, जो मेरे को समझ में आई। अपनी कोचिंग अपने लिहाज से इनोवेशन करना पड़ता था, अपने खेल को खुद ही इनोवेट करना पड़ता था, खुद ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। दूसरे अच्छे खिलाड़ी को देखते थे, उसके स्टेप देखते थे, उसकी हॉकी का स्टाइल देखते थे, उसको अपने खेल में लाते थे। तो ये कोचिंग हमारी हुई 1964 के बाद। और एक वक्त आया जब 1969 में मैं कोटा कॉलेज में पढ़ रहा था। मेरा बीकॉम का मेरा एग्जाम था जो फरवरी मार्च के अंदर होते थे। मेरा फाइनल एग्जाम था। उसी वक्त मुझे एक इनविटेशन मिलता है मोहन बगान क्लब कलकत्ता से। और मेरे लिए मोहन बगान क्लब कलकत्ता बहुत बड़ी टीम थी, जिसके अंदर बड़े बड़े ओलंपियंस खेलते थे। और एक ओलंपिक प्लेयर जो खेलते थे वो थे इनामुर रहमान साहब, जिनका कि मैं फॉलोअर था, जिनको मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना था। सुनकर ही मैंने हॉकी सीखना मैंने शुरू किया। वो खेल रहे थे तो मेरा अट्रैक्शन ये था सबसे बड़ा कि मुझे इनामुर रहमान साहब के साथ खेलने का मौका मिलेगा। बाकी खिलाड़ी और भी थे, मैं भी जिसमें गुरबख्श सिंह साहब जो लिविंग लेजेंड में है, आज 85 ईयर्स ओल्ड हैं, जिनको अभी अवार्ड भी मिले हैं बंगाल से, तो वो भी मौजूद थे। वेस्ट पेस, आपने लेंडर पेस, हमारे टेनिस स्टार, वर्ल्ड स्टार, और ऐसे खिलाड़ी जो हमारे सामने एक बच्चे के रूप में उस टाइम में था 1969-70 के अंदर, वो टेनिस का इतना बड़ा सितारा बना। उनके पिताजी वेस्ट पेस जो खुद ओलंपिक खेलने गए थे 1972 का, तो वो हमको मोहन बगान क्लब में खेलने को मिले। तो वो हॉकी हमारी शुरू हुई। और यकीन माने मैंने अपना फाइनल ईयर का एग्जाम अलग कर दिया कि मुझे नहीं देना। वो मेरा करियर था जिसके लिए बाबूजी मुझे डंडा मारते थे कि नहीं तुम पढ़ो, हॉकी में कुछ नहीं है। अब मैं सोचता हूँ ध्यानचंद क्यों मना करते थे अपने बेटों को, अपने परिवार के लोगों को कि हॉकी नहीं खेलनी है, क्योंकि हॉकी या गेम कोई कैरियर नहीं था। अगर खेलने जाते तो आप ये पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती, पढ़ाई लिखाई बंद होती तो हमारे जीवन यापन के लिए जो नौकरियां जो कैसे मिलती।
कैसे करते। ध्यानचंद तो एक सैनिक के रूप में ज्वाइन किया और मेजर के पद पर हॉकी के बल पर अच्छा खेल कर निकल गए। जो हॉकी ने उनको एक रुतबा, एक तोहफा, एक सम्मान दिया पूरी जगह, वहां से निकले। हम लोगों के पास तो इंटरनेशनल हॉकी थी नहीं, खेलते नहीं खेलते तो गॉड नोज वाली बात थी, फ्यूचर था, तो इसलिए मना करते थे। तो ध्यानचंद का वो मना करना, लेकिन हमारा खेलना, फिर भी खेलना और इंडिया रिप्रेजेंट करना, वो मोहन बागान क्लब के थ्रू हुआ। मोहन बागान क्लब खेलने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरे खेल के अंदर कुछ बातें ठीक हुई, अच्छी हुई, बड़ी इंप्रूव किया। और मेरा पहला जो इंक्लूजन था वो 1970 का था। बाकी बातें तो मैडम कक्कड़ ने मेरे बारे में बता ही दी हैं। लेकिन ये मेडल्स जो हम लोग जीतते हैं या कोई खिलाड़ी जीतता है, तो क्या ये उसको दिखाने के लिए है? ये नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो मेडल्स हम जीतते हैं या हमारे मेडल्स के बारे में जब बयान होता है, इस तरह की बात की जाती है, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए होना चाहिए, होती है, उनको प्रेरणा देने के लिए होती है। क्योंकि अब मैं चाह कर भी मेडल नहीं जीत सकता, मैं चाहूं भी कि मैं मेडल जीत के लाऊं, मैं नहीं जीत सकता। मुझे उसके लिए शक्ति, बल, शरीर की जरूरत होगी। शक्ति, बल, शरीर जो है वो एक उम्र तक होता है। दिमाग जरूर आप कह सकते हैं कि दिमाग वहीं रहता है, उन्हीं बातों में रहता है, बल्कि और ज्यादा निखरता है, बढ़ता है, सोचता है। लेकिन शरीर आप पे डाउन होता है। तो अब हम नहीं खेल सकते। अब वो खेलने का टाइम बच्चों का है, और बच्चों को टाइम इसलिए दिया कि ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस हमको मिला है, इसमें आप इन सब बातों को जो मैंने कही है, किस तरह से एक छोटा सा प्लेयर जमीन पे बैठने वाला, उसने आसमान की ऊंचाई छुई, उसने देश के अंदर खेल में क्रांति लेकर आया, जिसने देश को एक नया आयाम दिया, हमको इज्जत दी, भारत देश को इज्जत दी उस जमाने में जब हम गुलाम थे। और अंग्रेजों के सामने नतमस्तक करके अंग्रेज हो गए इस बात के लिए कि भारत की हॉकी टीम बहुत बहुत बड़ी टीम है। तो ये वो चीजें उस जमाने में की गई, और यही चीजें आप भी कर सकते हैं। हमको मौका मिला है, हमारी सरकारें, हमारी आज की सरकार भी इस बात में बहुत आगे अग्रसर है कि हमारे आने वाले ओलंपिक्स के अंदर हमारे बच्चे, हमारे नवयुवक, हमारे संगठन, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशंस, वो अपने बच्चों को जागरूक करें, उनको मैदान तक लाएं, मैदान में खेलकर सुविधाएं देकर जो सरकार दे रही है उनको देकर भारत का नाम ऊपर करें, मेडल्स जीतें और देश का गौरव बढ़ाएं। यही एक संदेश है जो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं आपको दे सकता हूँ। अशोक जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। जब हम आपको सुन रहे थे लगातार तो समझ में आ रहा था कि कितने अजीज हैं आपके लिए ये अनुभव, ये सारे संस्मरण जो आपने सुनाए। इन्हें सुनते हुए हम लोग को भी रोमांच हो आया, मतलब देह पर रोंगटे खड़े हो गए सुनते सुनते, जब आप बता रहे थे कि किस तरह से जर्मनी में वो खेले थे, और तमाम जो संस्मरण आपने सुनाए वो हमने भी दर्ज कर लिए हैं, और उन स्मृतियों को, उन संस्मरणों को हम भी उसी तरह अपने दिल में संजो के रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इस बहुत खूबसूरत संबोधन के लिए। मैं चाहती हूँ कि कोई अगर सवाल हो आप लोगों के मन में, जो भी श्रोता मौजूद हैं और सुन रहे हैं, अगर कुछ भी बात करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो जल्दी से कर लें, चैट बॉक्स में लिख दें। चैट बॉक्स में लिख दें ताकि हम उनको अशोक जी से पूछ सकें, बात कर सकें। किसी के पास कोई भी जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, इतनी सारी बातें अशोक जी ने हमें आज बताई हैं खेल दिवस को लेके, या ध्यानचंद जी के जीवन से जुड़ी हुई। हमारे पास प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं आपके संबोधन के लिए अशोक जी। जी 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 जी, बहुत सारी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जी मैडम, बहुत प्रोत्साहित किया मुझे लगता है आपकी बातों ने सब लोगों के दिल को, जितने लोग यहाँ सुन रहे थे, मैं देख रही हूँ। कोई जिज्ञासा तो है नहीं, कोई सवाल मुझे दिख नहीं रहा है। जग्गी जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सुजाता जी। अशोक भाई साहब, हाथ जोड़ के नमन आपको कि इतना बढ़िया
जो बातें आपने हम सबको आज बताई और इतने लोगों को बिल्कुल जिस स्टोरी के बारे में किसी को नहीं पता था, हर एक नया जान हमारे इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने डाली है। जितने श्रोतागण है बहुत खुश हैं इस बात से, और जो हमें उम्मीद थी वही सब कुछ हुआ। आपने जो बातें बताई हैं इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो सब बातें बहुत लोगों को नहीं पता था। ये हमारे मेन उद्देश्य था कि आपके मुंह से ये सब बातें सुने, जिससे कि हमारे अंदर। और भाई एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, जरा सी जो याद आई है मुझे। क्या मैं जी सर। एक लाइन? बिल्कुल 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 सर, कहिए। मैं देखिए, जो हम बात करते हैं ना कि ध्यानचंद या हमारे हॉकी खिलाड़ी या रूप सिंह इतने महान खिलाड़ी क्यों कहे जाते हैं, मैं उसका एक वाकया आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। और ये बात भी बताना चाहूंगा कि 2012 के ओलंपिक में मैं अजय माकन साहब उस टाइम तत्कालीन हमारे खेल मंत्री थे, उन्होंने खिलाड़ियों को ले जाने का एक अवसर दिया, जिसमें सिर्फ पहले कुछ ऑब्जर्वर के रूप में खिलाड़ी पहली बार गए। उसके पहले दूसरे लोग जाते रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग जाते रहे हैं, लेकिन 2012 में पहली बार खिलाड़ी के रूप में मैं गया हूँ। खजाल सिंह साहब भी थे, असलम शेर खान साहब भी थे। तो हम जब वहां गए हैं तो वहां पर जाकर पता लगा कि लंदन ओलंपिक कमेटी ने, जहां पर ध्यानचंद कई बार टूर्नामेंट खेलने भी गए, उस कमेटी ने मेजर ध्यानचंद जी का के नाम की एक मेट्रो स्टेशन जो का नाम रखा, एक कैप्टन रूप सिंह के मेट्रो स्टेशन का नाम रखा, और तीसरा नाम जो रखा था लेस्ली क्लाउडियस साहब के मेट्रो स्टेशन। ये 3 मेट्रो स्टेशन जो एडजॉइनिंग थे ओलंपिक एरिना के, उनके नाम हमारे 3 इन महारथी खिलाड़ियों के, मेजर ध्यानचंद मेट्रो स्टेशन, कैप्टन रूप सिंह मेट्रो स्टेशन, और लेस्ली क्लाउडियस साहब, जिनके नाम 4 ओलंपिक थे। 3 ओलंपिक उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, चौथे ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और देखिए मुझे बड़ा दुख होता है, मैं इसको हमेशा कहता हूं कि देखिए 4 ओलंपिक के मेडल जीतने वाले शख्स को भी पद्मश्री से ही सिर खाली नवाजा गया। इतने बड़े खिलाड़ी पद्मश्री, 4 मेडल्स ओलंपिक के जीतने वाले को सिर्फ पद्मश्री दिया गया। बलबीर सिंह, ग्रेट बलबीर सिंह, जिनका देहावसान अभी कुछ महीने पहले ही हुआ, जो दुनिया के बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड के रूप में ध्यानचंद जी के बाद जाने जाते रहे हैं, या ध्यानचंद के सक्सेसर के रूप में जाने जाते रहे हैं, उनको सिर्फ मात्र पद्मश्री दिया गया। ये वो चीजें थी जिसने हमारी हॉकी के खिलाड़ियों के अंदर एक भावना भर दी कि इसको तो, इस हॉकी को तो डिग्रेड किया गया, बहुत नीचे धकेला गया। क्या हम वो सुविधाएं उन खिलाड़ियों को उस वक्त नहीं दे सकते थे? क्या उनके उस स्टेटस को हम उतना हाई नहीं कर सकते थे कि इन बातों से प्रेरणा लेकर हमारे बच्चे भी और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मैदान में डालते, खिलाते? क्योंकि बलबीर सिंह ने मेरे सामने लफ्जों को दोहराया था कि मैं ध्यानचंद बनना चाहता था। ग्रेट खिलाड़ी वो कहते हैं कि मैं ध्यानचंद बनना चाहता था। अब देखिए, ध्यानचंद की प्रेरणा ने एक दूसरा ध्यानचंद पैदा किया, उनके खेल को देखकर दूसरा ध्यानचंद पैदा हुआ, तीसरा पैदा होता है। ये एक परंपरागत चीज चलती है, ये प्रेरणाएं चलती हैं जो हॉकी या स्पोर्ट्स के अंदर या हमारे राष्ट्र के लिए ये सब बातें बड़ी काउंट करती हैं। और दूसरी बात, ध्यानचंद की महानता को मैंने स्वयं अपने फिजिकली मैंने उसको महसूस किया कि 1998 में मैं उट्रेक्ट के अंदर गया था, जिसमें आपने कहा कि मैडम कक्कड़ ने बताया कि वो वेटरन हॉकी टीम की तरफ से मैं गया था। फाइनल टीम का हमारी टीम इंडिया की नहीं पहुंची थी, हमारी वेटरन टीम वहां फाइनल में पहुंची थी, और हम खेल कर वह बैठे थे, मैच देख रहे थे, फाइनल मैच जो हॉलैंड और स्पेन के बीच में था। वो मैच जब चल रहा था, मैदान करीब 60,000 का मैदान भरने वाला भरता चला जा रहा था। मेरे साथ की 2 सीटें खाली थी, वो 2 सीटें जो खाली थी, तो उस पे एक ओल्ड कपल आके बैठा, सूटेड बूटेड हॉलैंड के निवासी। मैं ट्रैक सूट में था, इंडिया के अपने जो मिला हुआ था हमको, और वो सूटेड बूटेड आके बैठ गए, हैट वगैरह लगाए हुए। और मेरी नजर जब साइड में गई तो मैंने देखा कि उनकी टाई जो है वो इंडिया के कलर की कॉटन की टाई है। कॉटन की टाई, अच्छे कपड़ों में बैठे हुए, लेकिन कॉटन की टाई लगी है जो इंडिया कलर दिखा रही है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे आखिर पूछ ही लिया कि सर, इफ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क यू वन थिंग? So he said, yes, gentlemen, what do you want to ask? I said, sir, it seems the tie you are wearing, it's looking like that it's an Indian tie. Oh yes, this is the Indian tie.
दिस इज द इंडियन टाई, आई एम वेयरिंग इट। अब मैं सोचा, मैंने कहा सर हाउ कम यू आर वेयरिंग द इंडियन टाई at this occasion when Holland team is playing and the Spain team is playing? Oh, you don't know the value of this tie. I said, what, sir? This tie, I got it from Mr. Dhyan Chand, against whom I played in 1928. वो शख्स बोले कि मैं 1928 में ध्यानचंद के खिलाफ उस टीम से खेला था जिसमें भारत की टीम ने हॉलैंड की टीम को 3 गोल से हराया था। He was one of the member of that team, और मैच खत्म होने के बाद जब भारत की टीम जीत गई, उस शख्स ने वॉरेन नाम कुछ बताया था, वॉरेन एनीवे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस टीम में था और मैं ध्यानचंद के खेल से बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खेल के बाद मैंने ध्यानचंद से कहा कि मिस्टर ध्यानचंद, would you like to give me some memento or something like that, जिसको मैं अपने जीवन में रख सकूं अपने पास में। और ध्यानचंद जी के पास क्या था, वो कोट पतलून जो हमारे होते थे उस जमाने में, वो पहन कर गए थे, वो टाई थी, अपनी टाई उन्होंने उसको दे दी। फाइनल मैच हो चुका था तो अपनी टाई उन्होंने उनको दे दी। वो शख्स 70 साल के बाद मेरे बगल में 60,000 की पब्लिक की भीड़ के अंदर वो शख्स मेरे बीच, मेरे बगल में आके बैठते हैं और उस टाई को पहनकर बैठते हैं जो मेरे पिताजी ने उनको 1928 में दी थी। आप देखिए ऊपर वाले की क्या मेहरबानी। वो शख्स को जब मैंने बताया कि मैं उनका बेटा हूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या रिएक्शन हुआ होगा, या मेरे अंदर क्या क्या रिएक्शन हुआ होगा उस बात का। तो ये वो चीज थी जिसने ध्यानचंद की महानता को, कि एक शख्स जो उनके अगेंस्ट में खेला था 70 साल के बाद वो टाई पहने बैठा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपको टाई कहाँ से मिली। तो इस तरह की चीजें मेरे साथ बहुत हुई है, चाहे वो 1972 का ओलंपिक हो, 1975 के न्यूजीलैंड टूर के ऊपर जहाँ जहाँ ध्यानचंद गए हैं, कितने प्रशंसक लोग उनसे उनके लेकर बंच ऑफ पेपर्स और न्यूज़पेपर्स और मीडिया की खबरें मुझको दिखाने के लिए लाते थे। चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जर्मनी हो। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, जिमखाना क्लब में, जिमखाना क्लब इंडिया का 200 साल पुराना क्लब है, उसमें हमारा फंक्शन था। अजय माकन जी बैठे थे, मैं बैठा था, असलम शेर खान साहब बैठे थे, खजान सिंह साहब बैठे थे। वो फंक्शन चल रहा था, पीछे से एक लेडी जो है, वो मैडम आती हैं, वो मुझे हल्का सा टैप करती हैं और मैं पलट के देखता हूँ, वो बोलती हैं कि मिस्टर अशोक, मैं आपको कोई चीज दिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा यस मैम। कहते हैं ओके, आई विल कम आफ्टर हाफ एन आवर। वो जाती हैं उधर जिमखाना क्लब छोड़ के, घर से एक उसके अंदर केस के अंदर हॉकी स्टिक लेकर आती हैं। हॉकी स्टिक लेकर आती है, मैं ताजुब में, पता लगा ये 1936 की हॉकी स्टिक थी, जब ऑन द वे बैक भारत की टीम पानी की जहाज से इंग्लैंड रुकी थी। इंग्लैंड में कुछ मैचेस खेलकर उन्होंने खाने पीने का सामान जुटाया था, क्योंकि उस जमाने में कहाँ पैसे थे, मेडल्स होते थे खाली, फूलों के हार होते थे, पैसा नहीं होता था। तो वो टीमें वहां पर मैच खेली और वो लेडी ने, उनकी फैमिली ने ध्यानचंद से हॉकी स्टिक मांगी कि हमको अपनी हॉकी स्टिक दे, हम अपने पास रखेंगे। वो हॉकी स्टिक 1936 की उन्होंने अपने घर में रखी और सिग्नेचर थे सिर्फ मेजर ध्यानचंद के बेस्ट विशेष, कैप्टन रूप सिंह के, मेरे चाचा जी के बेस्ट विशेष, और असलम शेर खान साहब के फादर जो 1936 की टीम में मेंबर ऑफ द टीम थे, अहमद शेर खान, उनके साइन। तो हम दोनों बैठे हुए, हमारे फैमिली के 2 मेंबर के साइन और एक असलम शेर खान साहब के फैमिली के मेंबर साइन, वो हॉकी उसने दिखाई। तो इस तरह की चीजें हमारे जीवन में हुई जिसने ध्यानचंद की महानता को, उस खेल को जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और उस खेल को सराहा, हमारे देश ने सराहा, उनके देश के नाम को बहुत ऊपर उठाया। चाहे वो रीनेम्ड ऑफ नेशनल स्टेडियम क्यों ना हो, जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, चाहे वो डाक टिकट क्यों ना हो जो उनके नाम से उनकी डेथ के बाद निकाले गए, चाहे वो हमारे इस देश के अंदर कम से कम 15-20 ऐसे स्टेचू जो लाजवाब स्टेचू ध्यानचंद के बनाए गए। क्या हम यकीन कर सकते हैं कि हॉकी खिलाड़ी के स्टेचू देश के अंदर बने हो? नेशनल स्टेडियम का स्टेचू देखिए किस तरह से बनाया गया। ये सब चीजें ध्यानचंद की उस महानता को, उसके प्रति प्रेम, उसके उन कारनामों को जो देश के लिए, जो देश हित में थे, जो देश के लिए किए गए, देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए किए गए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी देन हमको ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मिली है। और आप सबने इसको सेलिब्रेट करके और मुझे बुलाकर मुझे वाकई में अभिभूत किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई साहब आपके पास इतनी स्टोरियां हैं, हमें पूरा दिन लग जाएगा, स्टोरी खत्म नहीं हो सकती। बहुत अच्छा लगता है और जब आप दिल से बोलते हो। आपने मुझसे कहा था कि सर 15 मिनट आधा घंटा बोलूंगा और आप नहीं। टाइम हो गया। हाँ सर, एक सेकंड, एक मिनट। एक सवाल अजय नथानी जी हैं हमारे पत्रकार जी, वो पूछ रहे हैं मोबाइल जनरेशन के बच्चों को खेल में प्रेरित करने के लिए अभिभावकों को क्या क्या करना चाहिए। हाँ भाई साहब, सवाल है, हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे हैं मोबाइल जनरेशन के बच्चों को खेलों में प्रेरित करने के लिए अभिभावकों को क्या क्या करना चाहिए। अभिभावक ही तो चाहते हैं कि उनको मोबाइल मिले, उनको मोटरसाइकिल मिले, उन्हें जेब खर्च के लिए जहाँ 2 रुपए नहीं मिलते थे 200 रुपए मिले। तो ये थोड़ा सा कर्टल करना पड़ेगा अभिभावक को कि बच्चों को ये सब सुविधा देना तो अच्छा है, लेकिन हार्ड लाइफ, उनको जो हकीकत है उससे रूबरू कराने की भी हमको आवश्यकता है। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि जो मैंने नहीं किया वो मेरा बच्चा करे, जो सुविधाएं मुझे नहीं मिली थी मेरे बच्चे को मिले। वो सुविधाएं नहीं थी, वो आपका एक ऊपर चढ़ने का आपका इशारा था, आपकी जगह थी। तो आज के बच्चों को हमको करने की जरूरत है, उनको किया जा सकता है, कर्टेल करें, हम उनको महत्व सिखाएं, पैसे की वैल्यू बताएं, इन सब बातों की चीजों सिखाएं कि आप जो नाम और सम्मान जिंदगी में कमाते हैं और मिलता है आपको, वो उसको पैसे के बल पर, मैं कहूं कि ओलंपिक के मेडल को हम पैसे के बल पर खरीद सकते हैं क्या? मेरे सामने करोड़ों रुपए रख दे, ध्यानचंद के सामने रख दिया, अगर वो जर्मन ज्वाइन कर जाते तो क्या आज ध्यानचंद बनते? वो हो सकता है हिटलर उनको करोड़ों रुपए अच्छा पोस्ट देता वहां पर जर्मन में, लेकिन क्या वो ध्यानचंद बनते आज? क्या हम उनको याद करते, इतना सम्मान मिलता उनको? तो ये वो मेडल्स थे, वो कारनामे थे जो हम कमा सकते हैं। सर मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे पता है आपका दिन बहुत शेड्यूल आपका टाइट है। इन सबके साथ में हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कॉलेज की तरफ से कि आपने बहुत कीमती समय, बहुत कीमती दिन हमें निकाल कर दिया। हम यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रिंसिपल साहब का, जो उनके मोटिवेटेड वर्ड हमेशा मिलते हैं, मोटिवेशन प्रैक्टिकली हम लोगों को मिलता है। और जो हमारे मीडिया फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सबका धन्यवाद, जिनका हमेशा मोटिवेशन में मिलता रहता है। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, डॉक्टर रुचिका रामकृष्णा, मिस्टर सिद्धार्थ, मिताक्षी और प्रिंस, जिन्होंने हमारा सारा पोस्टर मेकिंग का और जितना भी हमारा सारा काम किया है, पर्दे के पीछे हमें सपोर्ट किया है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सुमन झा जी, जो इस पूरे लैपटॉप से सारा ये हमारा ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारी स्पोर्ट्स कमेटी, डॉक्टर जया कक्कड़ जी, डॉक्टर सीमा जी, डॉक्टर सुजाता जी, डॉक्टर कविता अरोड़ा जी और हमारे डॉक्टर जितेंद्र मीना जी, हमारे बीच में डॉक्टर दीप्ति शर्मा, बलराम केंद्रा जी और हमारे बीच में डॉक्टर विनोद जी, हम सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे मैं। और इन सबके साथ में जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत तहे दिल से, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इन सबके साथ में अशोक सर जी, मैं आपको दोबारा से पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने वाकई ग्रुप फोटो के लिए बोलता हूँ, ग्रुप फोटो के लिए सभी अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। मैं सिर्फ आधा सेकंड, आधा मिनट सर, जल्दी कर दीजिए प्लीज। सर के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उनका बहुत प्रोग्राम शेड्यूल टाइट है आज का। खाने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। हाँ सर, पता है सर, मुझे समझ सकता हूँ मैं। और सुनो, सबसे बड़ी बात यह है कि सर के भाई साहब की, मतलब इनके दामाद जी की डेथ हुई है कल, वहां पे भी ये नहीं जा पा रहे हैं सब प्रोग्राम की वजह से। तो इसलिए प्लीज आप सब लोग यहाँ पे जल्दी कॉपरेट करिएगा। एक सेकंड बस, सब स्माइल कर दीजिए। ओके, मैं 3 शॉट्स ले रही हूँ। एवरीवन कीप ऑन स्माइलिंग। थैंक यू। एंड अशोक सर, ये आपका बेस्ट कमेंट है कि आजकल के पेरेंट्स ही चाहते हैं कि बच्चों को सुविधाएं मिले। बिल्कुल, और यही रीजन है। पढ़ाई देख लीजिए कि आप कॉलेज में एप्पल का फोन देके हम इसलिए भेजते हैं कि बच्चा वहां दिखाए, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। थैंक यू सर। अब मैं मीडिया फ्रेंड से माफी चाहूंगा क्योंकि आज सर के पास टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सामने देखो प्लीज सर। ओके, डन। थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू जया जी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। मोंटी
थैंक यू जग्गी। सुमन रुकना भी। हाय बच्चा, जो होस्ट जिसका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है। आपका कमरा मैं आपका कमरा ले रहा हूँ। बस चाय पीने आए यार, देखना निकल गया इसमें से, हट गया ये। बहुत ही सिंपल। बहुत सिंपल इंसान है, बहुत सिंपल है। मतलब कितना कुछ लाइफ में देखा। इनके पास वाकई बिल्कुल टाइम नहीं था और आज का पूरा टाइट शेड्यूल है। और इन्होंने अभी 2 बजे रामानुजन कॉलेज में बोलना है, उनका टाइम फिक्स है 2 बजे का। मजा आ गया सुन के जग्गी, बहुत मजा आया सुन के। मतलब हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। सोचो हम लोग कितने लकी हैं। सुजाता ने एंकरिंग भी बहुत अच्छी करी है। ज़हीर नसीब वर्ड सीख ली अगली बार के लिए मैंने भी। नहीं कुछ तो बात है, ऐसी बात तो नहीं है। क्या सुजाता जी बहुत अच्छा बोलती है, मन संभाल रही है आजकल, तो बहुत अच्छे से इन्होंने यार लिया है। और मतलब मैंने तो उसका लाइव सुनती हूँ ना फेसबुक पे, तो मुझे तो पता है। हाँ। बाप रे, ये नहीं पता था मुझे कहाँ मौजूद है मेरे श्रोता। कुछ चीजें छुपी भी रहनी चाहिए ना। कुछ सीक्रेट एडमायरर्स भी होने चाहिए लाइफ में। ठीक है, छोड़ दे। नथानी सर। अच्छा है, नथानी जी भी है। नथानी जी अभी है। सुमन भाई थोड़ा अनम्यूट कर दो नथानी सर को। अजय नथानी जी है। अजय भाई आप खुद अनम्यूट कर लो अपने आप को। अजय नथानी जी वो कुछ चैट में लिख रहे हैं, सबने बढ़िया काम किया। हाँ, नहीं अजय भाई हमारे मीडिया से है और आप कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन उनका ना बहुत टाइट शेड्यूल था ऑलरेडी और बहुत ज्यादा। उन्होंने बोला था कि मैं आधे घंटे तक बोलूंगा सिर्फ में, लेकिन 1 घंटा बोल के पता नहीं लगा उनको। पर उन्होंने बहुत प्रिसाइज जवाब दिया। मतलब इतना सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता था। हम लोग शायद गोल घुमाते रहते, और उन्होंने क्या पॉइंटेड आंसर दिया। और ये सच्चाई है, बहुत कड़वा सच बोला उन्होंने, बहुत कड़वा सच बोला है। इन सबको हम लोग सफर कर रहे हैं हमसे चीजों को। हाँ जी भाई, मैं ना मोबाइल जनरेशन ज्यादातर मोबाइल में रहता है, दान में समस्या। जी भाई ये बात हुई मेरी तो तब ये है, इसलिए सवाल ये मन में था। नहीं बहुत अच्छा सवाल था और उनका जवाब भी बहुत अच्छा था, जो हम पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। और खास करके वो पेरेंट्स अभी समझ लें जिनके बच्चे भी 2, 3, 4, 5 साल के हैं, तो वो आगे इन सब चीजों को ना दें अगर वो कुछ बनाना चाहते हैं उन पेरेंट्स बच्चे को। तो हमारे बड़े जग्गी बात यही हो रही है ना, कोरोना टाइम में अब कर यही दी है। मतलब आपको मोबाइल बच्चे के हाथ में खुद ही पकड़ाना। कोरोना खत्म हो जाएगा रुचिका, हमारे बच्चे बड़े होगा अलग बात है, लेकिन जिनके छोटे हैं उनकी परवरिश किया जाए। बिल्कुल।